गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज है मंडे और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। मेरे साथ है हमेशा की तरह गजल अशरफ। गजल, आपका दिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा गुजर रहा होगा। आज गजल के हवाले से मैं बताऊं तो फ्रैक्चर के बावजूद, इनका पाँव फ्रैक्चर हो चुका है, ये यहाँ पे बैठी हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं रात को 3 बजे लाहौर से पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे मोहब्बत का सिलसिला ऐसा है कि हम दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। और सिर्फ 3 घंटे की नींद एक तरफ और उसके साथ साथ फ्रैक्चर पाँव के साथ गजल यहाँ पे मौजूद है। और अब मैं 3 बजे लाहौर से पहुंचा। लाहौर क्यों गया था? लाहौर में गया था पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखने। और पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में आज किसके सर सजा है? लाहौर कलंदर के। और लाहौर कलंदर को हम सपोर्ट करने गए थे। लाहौर कलंदर की टीम को हमने यहां से जाकर सपोर्ट किया और फाइनली लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। और कल पहली दफा देखा है गजल मैंने कि जब से कजाफी स्टेडियम बना है, पहली दफा कजाफी स्टेडियम आपको जैम पैक नजर आया है। और वो जब जैम पैक नजर आता है तो उसकी एम्बियंस कुछ अलग थी, वहाँ की वाइब कुछ अलग थी। लेकिन जो लाहौर कलंदर ने क्रिकेट खेली, जो कोयटा ग्लैडिएटर ने क्रिकेट खेली है, उस क्रिकेट को भी दाद देनी पड़ेगी। एक तरफ से 200 रन बनना, दूसरी तरफ से 200 रन का ताकुब करना, फिर सबसे बढ़ के गजल सिकंदर रजा जो कि एक दिन पहले नॉटिंगम में थे। वो नॉटिंगम से आई थिंक बर्मिंगम गए, बर्मिंगम से उन्होंने फ्लाइट ली, वहां से अबू धाबी आए, अबू धाबी से वो दुबई ड्राइव करके गए, दुबई से वो जो उन्होंने फ्लाइट ली और लाहौर आए। और टॉस होता है 7 बजे, वो 6:50 पे लाहौर लैंड किए। और यहाँ से शाहीन अफरीदी ने अनाउंस कर दिया कि सिकंदर रजा हमारी टीम में, और 7:20 पे वो ग्राउंड पहुंचे। अच्छा, मतलब देखें इतनी थकावट के बावजूद उनका इस तरह से। और आगे उन्होंने किया क्या? उन्होंने आगे राइली रूसो को आउट किया, सबसे बड़ा विकेट लिया और उसके साथ साथ विनिंग नॉक खेला। अच्छा, क्या जबरदस्त। और इसीलिए हमने कहा कि काफी सनसनीखेज मुकाबला था, उम्दा मुकाबला था। इस पर आगे चलकर बात भी करेंगे। लेकिन हसनैन ने पूरा मैच कवर किया है, वहां पर जाकर लाहौर में बैठकर देखा है, खुद इनिंग्स देखी, तमाम तर ओवर्स देखे और जबरदस्त तकरीबात भी देखी आपने। बिल्कुल। तो आगे चलकर आपसे सारी स्टोरी पूछूंगी। अभी आपको बताते हैं, जैसे अभी पीएसएल की बात तो हसनैन ने की है। पाकिस्तानी जियो-जिट्सो टीम ने उर्दन में जारी एशियन जियो-जिट्सो चैंपियनशिप 2025 शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत समेत कई मजबूत हरीफों को मात दी है। और ये इवेंट के तीसरे दिन पाकिस्तान की बानो कोसर ने खवातीन के मुकाबले में जियो-जिट्सो की 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी ऋचा शर्मा को फैसला कुन मुकाबले में शिकस्त देकर गोल्ड मेडल भी जीत लिया। जहां पर बात होती है भारत की, वहां पर हम खुशी से बताते हैं कि हर मैदान पर हमें फतह नसीब होती है। और दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि जनूबी कोरिया में एशियन एथलीट्स ने पाकिस्तान की ओलंपियन अरशद नदीम को बेहतरीन एशियन एथलीट के एजाज से नवाजा है। और अवार्ड की तकरीब जनूबी कोरिया के शहर में हुई है। अरशद नदीम को ये अवार्ड कोरिया में एशियन एथलीट्स के इजलास के बाद दिया गया। और अरशद नदीम जनूबी कोरिया में एशियन एथलीट चैंपियनशिप में शिरकत भी करेंगे। अरशद नदीम के हवाले से मुझे एलैबोरेट करने की शायद जरूरत नहीं, सब जानते हैं। अरशद नदीम तो कौमी हीरो हैं। इतना आजकल लोग बाबर आजम को शायद नहीं जानते। जेवलिन थ्रो की वजह से लोग अरशद नदीम को ज्यादा जानते हैं। और अरशद नदीम तो एड्स अरशद नदीम के इतने हैं कि हर बच्चा जो नहीं भी जानता वो भी जान जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो अरशद नदीम को मुबारकबाद हो। इससे पहले जो हमने मार्शल आर्ट के मुकाबलों में भारत को शिकस्त दी, आजकल भारत को जब भी हम शिकस्त देंगे उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि भारत को हमने हाल ही में राफेल गिरा के शिकस्त दी, अब उनको मार्शल आर्ट में शिकस्त दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम क्रिकेट के मैदान में भी अब उनको शिकस्त देंगे। खवातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की बात मैंने कर ली, आर्ट की बात गजल ने कर ली। लेकिन 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तूफान आया, बारिशें और उसके साथ साथ आंधी चली। पहले तो आंधी ऐसी चली कि पता ही नहीं था, अचानक से इतनी शदीद गर्मी के बाद अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मौसम तो खुशगवार हुआ। लेकिन हालिया तूफानी बारिशों और आंधी के पेश नजर सिर्फ अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब भर में तहस नहस हो चुकी है। पंजाब में तूफानी बारिश और आंधी की वजह से मरने वालों की तादाद 14 और इस बारिश में जख्मी होने वालों की तादाद 101 तक जा पहुंची है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक तूफान ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, खास तौर पर कच्चे मकानात और खस्ता हाल बिल्डिंग्स को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर शहर में भी दरख्त गिरने और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचने के वाकयात पेश आए। और पीडीएमए के जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक लाहौर में तूफान और तेज आंधी के बायस 3 अफराद जांबाक हुए और दीगर अजला में भी हलाकतों की तस्दीक हुई है। रावलपिंडी, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट और मियांवाली में 1-1 और जेलम में 3 अमवात हुई हैं। एक और जगह कराची में अगर बात की जाए, कराची से लाहौर जाने वाली
एक निजी एयरलाइन की, तो उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया हाँ, पे, बिल्कुल। क्योंकि तेज आंधी की वजह से बड़ी हिचकोले खा रही थी और लोग तो कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे। एग्जैक्टली और रिपोर्ट्स के मुताबिक गजल उस जहाज में शदीद खौफ व हिरास भी फैला, वीडियो में भी हम देख सकते हैं। और आयत करीमा का जिस तरह आप कह रही हैं विर्द हुआ, कलमा ताइबा का विर्द हुआ। और एक तो होती है ना, मैं भी क्योंकि जहाज में जब बैठता हूँ तो थोड़ी सी टर्बुलेंस होती है जब जहाज उसके ऊपर क्लाउड से गुजरता है, लेकिन ये तो मैंने देखा उस वीडियो में बकायदा जहाज इस तरह हो रहा था। और बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि अब चीखो पुकार भी हुई और अब ये यालाबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एग्जैक्टली मैं आज वेदर देख रही थी तो अगले मतलब कमिंग थर्सडे को भी बताया हुआ था इसी तरह की सूरत हाल है, तो एहतियात करें, हम यही कह सकते हैं। आपको बताने का मकसद ही है क्योंकि नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। ऐसा ही है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं, सऊदीया ले चलते हैं, वहां से आपको खबर देते हैं गैर कानूनी जितने भी जो लोग जा रहे हैं हज कर रहे हैं उनकी रोकथाम के हवाले से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन की मदद से बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है। हुआ कुछ यूं कि गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में गैर कानूनी हज की रोकथाम के लिए ड्रोन की मदद से मक्का मुकरमा की हुदूद में निगरानी की जा रही है और ड्रोन की मदद से ही रोजाना की बुनियाद पर यानी डेली बेसिस पर सैकड़ों अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में आ चुकी है। और इसके अलावा मक्का मुकरमा में हज परमिट की जाली इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले इंडोनेशिया के 4 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। जितने भी लोगों के पास हज परमिट नहीं है उनको हिरासत में ले रहे हैं लोग ड्रोन की मदद से। और इसके साथ साथ आप ये भी कह दें कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन 4 अफराद को जो इंडोनेशिया के थे उनको जब हिरासत में लिया तो उनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनके घर से मजीद 14 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जिनके पास कोई हज परमिट नहीं था। और सऊदी वजारत हज और उम्रा के तर्जुमान ने यह भी बताया कि तमाम तर इकदाम हुजाज कराम की सहूलत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। और ना सिर्फ इस तरह के लोग अपनी बल्कि दूसरों की भी जानों को खतरे में डाल देते हैं। और हुकाम ने अवाम से ये भी अपील की है कि वो हज के मुकद्दस फरीज़े की अदायगी के लिए सिर्फ कानूनी तरीकाकार अपनाएं, ना कि इस किस्म के आप गैर कानूनी तरीकाकार को अपनाकर इस तरह की हरकतें करें। बिल्कुल, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक शख्स लाखों करोड़ रुपए लगा के हज पे पहुंचता है और आप वहीं पे गैर कानूनी तरीके से हज करते हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं और डेली बेसिस पे आजकल हज की वजह से पकड़े जा रहे हैं। लेकिन गजल आपने जो स्टोरी बताई ना, इसका रिबर्टल भी एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। अच्छा। एक तरफ हज करने वाले जो गैर कानूनी तरीके से हज करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग जोड़े की जिंदगी का सबसे हसीन बिला आखिर हकीकत बन गया। 40 साल तक सफाई का काम करने और रुपया जोड़ने के बाद वो हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। दोनों मियां बीवी ने 1986 में हज के लिए पैसे जमा करना शुरू किए और एक दिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो खाना काबा की ज़ियारत जरूर करेंगे। वक्त की सख्तियों, माली तंगी और उसके बावजूद भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए और वो 40 बरस के बाद अपने रब के गिर्द जो घर के गिर्द उन्होंने तवाफ भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, वहां पे देखेंगे भी। और सऊदी प्रेस एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए ये जो शख्स है इनका कहना था कि ये लम्हा उनके लिए किसी ख्वाब जैसा है क्योंकि उन्होंने एक ख्वाब देखा जो हकीकत बना। और उनका कहना है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि अब मैं अपनी आंखों से खाना काबा को देख सकूंगा। उनके चेहरे पर वो रूहानी चमक और सुकून नुमाया था जो बरसों की दुआ और सबक का सिला था। और क्या कमाल की इंस्पिरेशन स्टोरी है कि सफाई फिर 40 साल की मेहनत और 40 साल से आपने बताया। हाँ, 40 साल की मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत है कि मैंने खाना काबा। आप देखिए कि कितनी सख्तियां, कितने हालात तंग होते रहे लेकिन उसके बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए। और आप मतलब अब सोचे ना कि गरीब आदमी या फिर एक तनख्वाहदार इंसान जो है वो ये सोचता है कि मैंने हज या उम्रा करना है, लेकिन हर साल कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो बेचारा क्या करे। लेकिन ये बुजुर्ग जोड़ा जिसने इतनी मेहनत और लगन के 1986 मतलब कब से और आज 2025 आप देखिए। आप तो पैदा भी नहीं हुई 86 में। मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, इतना भी पुराना नहीं हूं मैं। बिल्कुल। तो मतलब जी माशाल्लाह आप लोगों को मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपके लिए मजीद आसानियां भी पैदा करें। आगे बढ़ते हैं और आपको एक जबरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। गूगल ने अपने हेडक्वार्टर में काम करने के लिए 200 बकरियों को रख लिया है। ये गूगल एक तरफ बंदे में वो माइक्रोसॉफ्ट वाले निकाल रहे हैं और ये बकरियां रख रहे हैं। ये लोग बकरियां रख रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए भी है क्योंकि 200 बकरियों को काम पर रखना अजीब सी बात लगती है। गूगल की जानिब से ये फैसला किया गया है कि बिल्डिंग के बाहर जो जितनी भी घास वगैरह उग जाती है वो घास जो है वो झाड़ियां जो है वो सफाई के लिए उन्होंने बकरियों को रख लिया कि वो खा लेंगी। और उनका ये भी कहना है कि इन बकरियां मतलब ये जो बकरियां हैं वैसे भी देखने में प्यारी लगती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और ये दूसरा ये कि इस घास काटने के बाद जो आग लगाने से जो आलूदगी होती है उससे भी बचा जा सकता है। इस वजह से हमने बकरियों को नौकरी पर रख
रख लिया कि वो बिल्डिंग के बाहर की घास खा लेंगे। अच्छा, ये बकरियों का अगर मैं आपको बताता चलो, बकरियां हमारे पहाड़ों में भी, मरी कश्मीर में भी ना 1965 से पहले नहीं होती थी। अच्छा। अयूब खान के दौर में बकरियों का ज्यादा रवाज पैदा हुआ कि अगर किसी तरह से एक दफा किसी दरख्त को खा देना, वो दरख्त सूखना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो गूगल से गुजारिश है कि घास तक तो मामला ठीक है, लेकिन दरख्तों से बकरियों को दूर रखिएगा, क्योंकि वो बकरियों फिर के दांत के अंदर ऐसा जहर होता है कि आपके फिर दरख्त वो सारे मुरझा नहीं जाएंगे। उगेंगे, exactly। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं। और जब आपने बात की है बकरियों की, तो मैं आपको अमेज़न के जंगलों में ले जाऊंगा। अच्छा। अमेज़न के जंगलात के अंदर साइंसदानों ने एक पुरस्कार पौधा दरियाफ्त किया। अच्छा, एक ऐसा पौधा है जिसको देखकर सब हैरान रह गए। इस पौधे की खास बात यह है कि इंसानी मौजूदगी का एहसास कर सकता है, और जब ये इंसानी आवाज सुनता है, गजल बिल्कुल आपकी तरह, या कोई इसके पास जाता है तो पौधा अपने फूलों को छुपा लेता है। अच्छा। एक तहकीक से पता चलता है कि ये इंतहाई हसास पौधा है और आवाज की लहरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। मतलब ये पौधा अपने आप को खतरे से बचाने की कोशिश करता है, और जो ही बड़ा ही इंसान जबरदस्त इसके पौधा करीब है। जाते हैं तो ये अपना जो फल है उसको छुपा लेता है। मतलब वो उसको डर होता होगा ना कि शायद आपकी तरह लोग होशियार तोड़ है, ना जिस लें। तरह आप नहीं है, लोगों को इग्नोर कर देती हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, और कितनी उसमें सेंस है उस पौधे में कि उसको पता है कि मेरे पास कोई खतरा है, या फिर कोई इंसान आ रहा है, या मुझे तोड़ लेगा, या मेरा फूल या कोई फल तोड़ लेगा, तो वो जल्दी से अपने आप को छुपा लेता है। तो ये बताने का मकसद आपको स्टोरी यही है कि कुदरत का निज़ाम देखें। कुदरत का निज़ाम है। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं और आपको एक बार फिर से भारत के हवाले से स्टोरी बताते हैं, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और भारत से रिलेटेड जो भी स्टोरी होती है वो आजकल बहुत ये स्टोरी मेरा ख्याल है कि आप बताएंगे सबको, लेकिन ये हम मोदी साहब के लिए चला रहे हैं कि मोदी साहब, इंसानियत अगर सीखनी है तो जो गजल स्टोरी बताएंगे ना, इससे इंसानियत सीख लें। एग्जैक्टली। भारत में तमिलनाडु के शहर की ये वाकया है, जहां पर 6 मई 2021 को जंगली हाथियों का एक झुंड था जिसने केले के बाग में दाखिल हुआ, और 300 से ज्यादा दरख्तों को उन्होंने तबाह कर दिया। स्टोरी बताने का मकसद अब ये है, दिलचस्प इसमें बात ये है कि उन्होंने एक दरख्त जिसमें चिड़िया का घोंसला था, उसके अंदर जो जंगलात था वहाँ पर उन्होंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर चिड़िया के बच्चे भी मौजूद थे। और ये हाथियों का इंसाफ था कि इस वाक़े को बहुत जगहों पर अब रिपोर्ट किया जा रहा है, और जानवरों की रहम दिली के हवाले से भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि कितना पुख्ता सबूत के तौर पर कि हाथियों ने जंगलात में गए, तमाम कुछ तबाह कर दिया, हर चीज़ को तबाह किया, लेकिन चिड़ियों के घोंसले को तबाह नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर बच्चे थे। ये कहानी है मोदी के इंडिया के हाथियों की, लेकिन मोदी की कहानी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। और मोदी साहब को अपने तमिलनाडु के हाथियों से सीखना चाहिए कि आप किस तरह से इंसानियत का मुजाहरा कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि उन्होंने तो ना बुजुर्गों को देखा, ना नौजवानों को देखा, और ना ही बच्चों को देखा, और सबके ऊपर हमला किया। खवातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट स्टोरी। क्योंकि मंडे ना एक टाइम होता है आपके पास, 2 दिन से अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज आप फिल्टर कर लेते हैं, तो इस वजह से भी ये स्टोरीज बहुत ही जबरदस्त थी। यहाँ भी वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।